वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बोरॉन फैमिली की। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है S2P2। कार्बन के लिए 2s2 2p2, सिलिकॉन के लिए 3s2 3p2, जर्मेनियम के लिए 4s2 4p2, टिन के लिए 5s2 5p2 और लेड के लिए 6s2 6p2। जब आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है इस पूरी फैमिली की वो है +4। कार्बन से लेकर लेड तक सभी +4 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। बट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो घटती जाती है। अब यहाँ पे जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के अंदर 3d इलेक्ट्रॉन है इनर शेल के अंदर, और आपको पता है जो d इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। जब शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस उसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी आउटर इलेक्ट्रॉन की उतने मुश्किल से वो लूज होंगे। तो जो आउटर s इलेक्ट्रॉन है उनको तो न्यूक्लियस काफी अच्छे से बाइंड कर पाता है, तो जो s इलेक्ट्रॉन है डाउन द ग्रुप जाने के बाद वो इनर्ट रह जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो उस s इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं इनर्ट पेयर। और जो ये पूर स्क्रीनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, जर्मेनियम के केस में 3d इलेक्ट्रॉन है, टिन के केस में 4d इलेक्ट्रॉन है और लेड के केस में 5d और 4f। f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर है d से, तो लेड के केस में तो स्क्रीनिंग बहुत कम हो गई, टिन के केस में उससे थोड़ी सी ज्यादा और जर्मेनियम में उससे ज्यादा। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो जर्मेनियम के s इलेक्ट्रॉन है, आउटर s हैं, वो निकालने थोड़े से आसान है, जबकि हम डाउन द ग्रुप जाएं लेड के केस में उन दो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती जाती है और जो +2 ऑक्सीजन स्टेट है इसको शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। लेड के केस में +2 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और कार्बन और सिलिकॉन के केस में +4 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहले बात आती है कोवेलेंट रेडियस की। जो कोवेलेंट रेडियस है कार्बन से लेके लेड तक इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और ये स्वाभाविक है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक एक जो शेल है वो बढ़ता जाएगा। कार्बन के अंदर 2s2p है, सिलिकॉन के अंदर 3s3p, जर्मेनियम में 4s4p, टिन के लिए 5s5p और लेड के लिए 6s6p। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है जिसकी वजह से जो साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है। बट जो इंक्रीज है वो रेगुलर नहीं है, कभी ज्यादा इंक्रीज होता है कभी कम इंक्रीज होता है। कार्बन से सिलिकॉन के केस में इंक्रीज काफी है, 0.77 एंगस्ट्रॉम से 1.17 एंगस्ट्रॉम, जबकि सिलिकॉन से लेकर जर्मेनियम के बीच में जो गैप है, साइज का जो चेंज है वो बहुत कम है। जैसे सिलिकॉन का 1.17 एंगस्ट्रॉम और जर्मेनियम का 1.22 एंगस्ट्रॉम, 0.05 एंगस्ट्रॉम का ही फर्क पड़ा, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एक बड़ा है। इसकी वजह है जो डी इलेक्ट्रॉन आए हैं, 3d इलेक्ट्रॉन आए हैं जर्मेनियम के केस में इनर, उनका स्क्रीनिंग पुअर है और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की कमांड काफी ज्यादा अच्छी है। तो न्यूक्लियस अच्छे से खींच पा रहा है तो साइज बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जर्मेनियम से टिन के केस में थोड़ा सा है राइज ठीक ठाक, बट टिन से लेके लेड के केस में फिर 0.06 एंगस्ट्रॉम का ही फर्क है। इसकी भी वजह यही है क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन तो थे ही पुअर स्क्रीनिंग वाले, f इलेक्ट्रॉन है जो 4f इलेक्ट्रॉन है उनकी स्क्रीनिंग और भी ज्यादा पुअर है। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो काफी अच्छे से बाइंड रहेंगे न्यूक्लियस से, साइज बढ़े तो गा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अगर इनकी बॉन्डिंग नेचर की बात करें तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिवाय कि आयनिक बॉन्ड के। वजह क्या है कि अगर इनको आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो इनको अपने 4 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना पड़ेगा, +4 ऑक्सीजन स्टेट में जाना पड़ेगा।
लेकिन उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कार्बन के लिए अप्रोक्सीमेटली 15,000 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए +4 ऑक्सीजन स्टेट में जाने के लिए। इसी तरीके से 9,000 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए लेड को +4 ऑक्सीजन स्टेट में जाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होने की वजह से पहली 4 आयनेशन एनर्जी का सम करें बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड के बजाय कोवलेंट कंपाउंड बनाना प्रेफर करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर भी जो जनरल ट्रेंड है वो डिक्रीज का है। जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, सिलिकॉन से लेके लेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वैसे तो किसी भी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, बट इस केस में डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। इसकी वजह है कि जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो डिक्रीज नहीं हो पाता। उसको काउंटर बैलेंस कौन करता है? जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है या उनमें डी और एफ ऑर्बिटल मिलते हैं उनकी जो पुअर स्क्रीनिंग है जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पुल काफी अच्छा रहता है। तो जो वो पुल साथ के साथ इंक्रीज कर रहा है वो उस साइज वाले फैक्टर को काउंटर बैलेंस करता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड है और टिन और लेड मेटल है। यानी डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं एलोट्रोपी की। एलोट्रोपी होती है कि जब कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में अपीयर होता है। जैसे फॉस्फोरस है, 2 कलर में अपीयर होता है जबकि एटम जो है वो फॉस्फोरस के ही है। कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोड शो करता है लेकिन हम कैटेगराइज कर लेते हैं इनको। जैसे बहुत सारे टाइप के फुलरीन है, सबको इकट्ठा कर लिया जाए सिर्फ फुलरीन बोल दिया जाए। ग्रेफाइट की भी अल्फा और बीटा फॉर्म होती है तो अकेला ग्रेफाइट बोल दिया जाए। डायमंड भी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो डायमंड अकेला बोल दिया जाए। तो मेन जो कॉमन जो इसके एलोट्रोप हैं वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। डायमंड की हम बात करें तो कार्बन एटम ही होंगे लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा। sp3 हाइब्रिड होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। हर एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से 109 डिग्री 28 मिनट पे बॉन्ड एंगल के साथ अटैच होगा। तो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है जो डायमंड होता है। अब कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो डायमंड भी क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड होता है और sp2 हाइब्रिड होने की वजह से वो साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेनर हेक्सागोनल रिंग बनाता है। हर रिंग के अंदर 6 एटम होंगे कार्बन के और हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अप्रोक्सीमेटली सिंगल बॉन्ड लेंथ वाला एक बॉन्ड बनाता है। और क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन को तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया 2p z ऑर्बिटल के अंदर वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है pz ऑर्बिटल, तो उस परपेंडिकुलर ऑर्बिटल के अंदर है। अब हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, फ्री स्टेट में है। इस फ्री स्टेट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि जो नॉन मेटल है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कि कार्बन का जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट ये तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी शो करता है और बाकी जो एलोट्रोप है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं शो करते। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो जो एक जो यहाँ की शीट बनी है उस एक शीट के बाद दूसरी शीट, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से शीट टू शीट इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉन की कनेक्टिविटी है या फिर मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करूं वो विद इन द शीट रहती है। जिस शीट के इलेक्ट्रॉन है उसी शीट के एक कार्बन से अगले कार्बन, अगले से अगले कार्बन, इस तरीके से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे। तो जो कनेक्टिविटी है वो विद इन द शीट रहती है, शीट टू शीट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता।
अगला एलोट्रोप है फुलेरिन। बकमिनिस्टर फुलर ने 16 कार्बन एटम का एक ऐसा अरेंजमेंट देखा जिसके अंदर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग इकट्ठी होकर एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया फुलेरिन। और सिर्फ C60 एटम की ही एक अकेली फुलरीन नहीं है, और भी जैसे C70, C76, C50 ये भी फुलरीन डिटेक्ट की जा चुकी हैं कि ये फुलरीन भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये था ग्रुप 14 एलिमेंट्स।